वेलकम बैक टू पनीशिया आजकल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 8 जनवरी टू 14 जनवरी, यानी जनवरी मंथ के सेकेंड वीक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज, सबसे पहले हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डे से शुरुआत करनी है अपनी वीडियो की, जो कि है प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे एनआरआई डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस वो दिन है जिस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया, और हर साल इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द डेट 9 जनवरी। 2023 में इसका 17th एडिशन सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसी पर्टिकुलर डे पर ऑर्गेनाइज की गई है 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इन द सिटी इंदौर। मध्य प्रदेश की सिटी है इंदौर, सब जानते हैं इंदौर के बारे में। क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की, जहां पर इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज किया गया है। डे के बारे में हमने डिस्कस किया, 9 जनवरी को इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है इस बार का, इंपॉर्टेंट रहता है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेज का थीम हमें याद होना चाहिए। इस बार 2023 के लिए जो थीम है दैट इज डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। और इस पर्टिकुलर कन्वेंशन में जो चीफ गेस्ट के रूप में अवेलेबल हैं दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनेम, जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइटेड थे इस पर्टिकुलर कन्वेंशन में। इसी के साथ साथ ये जो कन्वेंशन है इसे सेलिब्रेट किया गया ऑन 8 जनवरी टिल 10 जनवरी, 3 दिन तक इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें एनआरआईज के लिए क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं इंडिया में, एज वेल एज जो एनआरआई बाहर जाकर किसी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पर पहुंच गए हैं उन सभी को अवार्ड्स दिए गए, सम्मानित किया गया और उनसे रिलेटेड पूरा का पूरा इस ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल किया गया। 9 जनवरी 2023 को ही एक और बहुत ही अमेजिंग स्कीम को लॉन्च किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसका नाम है यंग प्रोफेशनल स्कीम्स, विच इज अ स्कीम बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। इस पर्टिकुलर स्कीम में होगा क्या, इंडिया और ब्रिटेन के जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, जो भी पर्सन अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेगा, वो एक दूसरे की कंट्रीज में जाकर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं टिल द ईयर ऑफ 2 years, 2 साल तक वो रह सकते हैं एक दूसरे की कंट्रीज में। इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में अनाउंसमेंट तो पहले ही कर दिया गया था इन नवंबर 2022, लेकिन 9 जनवरी को इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ बोथ कंट्रीज। इंडिया के बारे में जानते हैं, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, एंड ब्रिटेन की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया बाय ऋषि सनक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम के बारे में। पाम एक ट्री होता है जिसके पत्तों के ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई है और उन्हीं सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को इकट्ठा करके रखा जाएगा एक म्यूजियम में। तो वर्ल्ड में पहली बार इस तरीके के किसी म्यूजियम को बनाया गया है इन कैपिटल ऑफ केरला, एंड केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। इस पर्टिकुलर म्यूजियम का अनाउंसमेंट किया गया बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, जिनका नाम है पिनरई विजयन, और उन्होंने अनाउंसमेंट करने के साथ बताया कि इस म्यूजियम को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किया जाएगा, जिसमें पाम लीव्स के ऊपर सारी की सारी डिफरेंट हिस्ट्रीज को स्क्रिप्टेड किया जाएगा और इस म्यूजियम में रखा जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि ये म्यूजियम कहाँ बनने वाला है, तो इसकी लोकेशन होगी सेंट्रल आर्चीव्स फोर्ट एरिया इन तिरुवनंतपुरम ऑफ केरला। कैपिटल में रखा जाएगा इस पर्टिकुलर म्यूजियम को। इसी के साथ साथ इस म्यूजियम में 8 थीम बेस्ड गैलरीज होंगी, अलग अलग गैलरीज जिसकी अलग अलग थीम रखी जाएगी। इसके लिए जो टोटल बजट डिसाइड हुआ है दैट इज ऑफ 3 करोड़, और इसके साथ साथ इसमें 187 मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्टोर करके रखा जाएगा, विच इज बिटवीन द टाइम स्पैन ऑफ 6 centuries, यानी कि 1249 से लेके 1896 तक जो टाइम ड्यूरेशन है उसके बीच में हुए हिस्टोरिकल इवेंट्स को मैन्युस्क्रिप्ट किया जाएगा इस म्यूजियम में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, जिसे एस्टैब्लिश किया गया है इन मोहाली। पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट मोहाली में इंडिया का पहला नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया गया बाय साइंस एंड टेक मिनिस्टर, जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस इंस्टीट्यूट को इनॉग्रेट किया है। इसी के साथ साथ इस सेंटर को एस्टैब्लिश किया जाएगा इन नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ मोहाली इन पंजाब। National Agri-Food Biotechnology Institute is the first agri-food biotechnology institute in India
which is established in 2010. पहला एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च की जाती है, एज वेल एज एग्रीकल्चर के फील्ड में किस तरीके से टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन के साथ चेंजेस लेकर आए जा सकते हैं, वो पर्टिकुलर थीम पे फोकस करते हुए इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया है। और इस इंस्टीट्यूट में जिस तरीके की रिसर्च की जाएंगी उससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है, उससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को और भी मास लेवल पे इंक्रीज किया जा सकता है। सो लोकेशन ऑफ दिस सेंटर इज मोहाली, पंजाब। Moving on to next news. Next we are going to discuss about India's largest hockey stadium. इंडिया में अब तक का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम था वो था उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में विद अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 15,000 पीपल। लेकिन उड़ीसा में ही एक और हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है विद अ कैपेसिटी ऑफ 20,000 पीपल, और इस स्टेडियम के बनने के बाद ये बन जाएगा इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम। इस स्टेडियम को बनाने के पीछे जो उड़ीसा गवर्नमेंट का मोटिव है दैट इज वर्ल्ड कप ऑफ 2023। 2023 में जो मेन हॉकी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसके लिए जो डेट्स डिसाइड हुई हैं दैट इज 13 जनवरी टू 29 जनवरी। इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बीच में मेंस वर्ल्ड हॉकी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसे होस्ट कर रही है ओडिशा। ये जो पर्टिकुलर टूर्नामेंट है ये ओडिशा की 2 स्टेट्स में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। फर्स्ट वन इज भुवनेश्वर एंड सेकेंड वन इज रौरकेला, और रौरकेला में ही इस इंटरनेशनल स्टेडियम को एस्टैब्लिश किया गया है। यानी कि इंडिया के लार्जेस्ट स्टेडियम का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इन रौरकेला। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के बारे में, जिसे कि हेल्ड किया गया है इन अहमदाबाद। गुजरात में काइट फेस्टिवल बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाता है, और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल फ्रॉम द ईयर 1989 लगातार हो रहा है इन गुजरात। और इस बार 2023 में इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया ऑन द डेट 8 जनवरी 2023। इस पर्टिकुलर दिन पे 3 साल के बाद इस फेस्टिवल को हेल्ड किया गया, यानी कि जो पिछला एडिशन हुआ था वह हुआ था 2020 में। उसके बाद कोविड-19 की वजह से इतने लंबे समय से इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल नहीं रखवाया जा रहा था, अब जाकर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। 2020 में जब इस इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल को हेल्ड किया गया था दैट वाज वेरी सक्सेसफुल सेशन, जहां पर टोटल 153 पर्सन्स ने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम 43 कंट्रीज। और ऐसा ही एक काइट फेस्टिवल अब हेल्ड किया गया है इन अहमदाबाद, गुजरात। ये जो काइट फेस्टिवल है इसे ऑर्गेनाइज किया गया है बाय गुजरात टूरिज्म ऑन द थीम ऑफ G20 दैट इज वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इस थीम के साथ इस फेस्टिवल को रखा गया है। अहमदाबाद के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट सिटी है गुजरात की, और अहमदाबाद को ही कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया एज वेल एज बोस्टन ऑफ इंडिया। ये दोनों निकनेम्स किसके हैं? अहमदाबाद के, हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमने बात करनी है केविन मकार्थी के बारे में, जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ स्पीकर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यूएस में जैसे इंडिया में पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, इसी तरीके से यूएस में भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है लोअर हाउस, एज वेल एज अपर हाउस को कहा जाता है सेनेट, जहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर के रूप में अपॉइंट किया गया है केविन मकार्थी को। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसी के साथ साथ हम बात करें, केविन मकार्थी रिपब्लिकन लीडर है, यानी रिपब्लिक पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। इससे पहले ये वर्क कर चुके हैं एज अ हाउस माइनॉरिटी लीडर, और अब इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ 55th स्पीकर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और इन्होंने रिप्लेस किया है नैन्सी पेलोसी को। नेक्स्ट हमने बात करनी है इंडिया के फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन फर्टिलाइजेशन प्लांट के बारे में। ये जो पर्टिकुलर प्लांट है इसे एस्टैब्लिश किया गया है इन ओडिशा, और इट इज एक्सपेक्टेड कि ये पर्टिकुलर फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन फर्टिलाइजेशन प्लांट ऑफ इंडिया वर्क करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम द 2024 से इसकी टोटल वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। ओडिशा में इस पर्टिकुलर प्लांट को एस्टैब्लिश किया गया है इन तलचर फर्टिलाइजर प्लांट। ओडिशा में इस पर्टिकुलर प्लांट को एस्टैब्लिश किया गया है ओडिशा के ही एक डिस्ट्रिक्ट तलचर में, इसीलिए इसका नाम क्या है? तलचर फर्टिलाइजर प्लांट, जो कि वर्क करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम अक्टूबर 2024 से इसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। ये जो प्लांट एस्टैब्लिश किया जा रहा है इसका मेन मोटिव क्या है? इसका जो मेन फोकस रहने वाला है दैट इज ऑन यूरिया प्रोडक्शन एज वेल एज
टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ कार्बन फ्रॉम द एनवायरमेंट में कार्बन से होने वाले जितने भी लॉसेस हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक फर्टिलाइजर प्लांट को एस्टैब्लिश किया जा रहा है उड़ीसा में, जो कि मेनली फोकस करेगा इन यूरिया प्रोडक्शन। और ये जो पर्टिकुलर प्लांट है इसे इनॉग्रेट किया गया है बाय डॉक्टर मनसुख मांडविया। कौन है ये पर्सनैलिटी? ये है यूनियन हेल्थ एंड फैमिली अफेयर मिनिस्टर एज वेल एज केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमने बात करनी है बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के बारे में, जिन्हें दोबारा से रीअपॉइंट किया गया है। उनका नाम है चेतन शर्मा, यानी इससे पहले भी चेतन शर्मा ही थे चेयरमैन और अब दोबारा से इन्हें रीअपॉइंट कर दिया गया है ऑन द सेम पोस्ट। बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी का वर्क क्या होता है? जितने भी इमर्जिंग प्लेयर्स होते हैं उन्हें सेलेक्ट करने के लिए एक सेपरेट कमेटी बनाई जाती है which is constituted by its 5 members as well as a convener। और इस 5 members का अब जब दोबारा से इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया उसमें से चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं चेतन शर्मा और बाकी के जो न्यू मेंबर्स अपॉइंट किए गए हैं उनके नाम हैं सलील अनकोला, शिव सुनार दास, सुब्रतो बनर्जी एंड श्रीधरन शरथ। इन 5 पर्सन्स के साथ बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। बीसीसीआई के अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ नजर डालें तो बीसीसीआई को एस्टैब्लिश किया गया था इन दिसंबर 1928, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं इन मुंबई। और बीसीसीआई के इस टाइम के प्रेजेंट प्रेसिडेंट का नाम है रॉजर बिनी। नेक्स्ट हमने बात करनी है सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि इस टाइम है DY चंद्रचूड़, जिन्हें दिया गया है अवार्ड that is award for global leadership by Harvard Law School Center on Legal Profession। ये जो पर्टिकुलर हार्वर्ड लॉ स्कूल है उसकी तरफ से हर साल ये अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप प्रोवाइड किया जाता है और इस बार 2023 में जो ये अवार्ड मिला है वो मिला है इंडिया के CGI DY चंद्रचूड़ को। DY चंद्रचूड़ इस टाइम 50th CGI है इंडिया के, एज वेल एज DY चंद्रचूड़ ने ली है डिग्री ऑफ LLM एज वेल एज SDJ फ्रॉम हार्वर्ड लॉ स्कूल, इसीलिए इन्हें इस पर्टिकुलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है ऑन द डेट 11 जनवरी 2023। नेक्स्ट हमने बात करनी है केरला के बारे में, जो कि बन गया है इंडिया का पहला स्टेट विद फुल्ली डिजिटल बैंकिंग सिस्टम। एक ऐसा स्टेट जहां पे सारे के सारे बैंक्स में जितने अकाउंट्स हैं उन्हें डिजिटलाइज कर दिया गया है और एक डिजिटल बैंकिंग के साथ सामने आया है स्टेट जिसका नाम है केरला। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन का एक अनाउंसमेंट हुआ है जहां पर ये बताया गया है कि आफ्टर द डिजिटाइजेशन ऑफ एट लीस्ट वन सेविंग अकाउंट as well as all current accounts in all districts, Kerala become first state in a country with fully digital banking system। केरला अपनी डिजिटलाइजेशन के लिए इससे पहले भी बहुत बार न्यूज में बना हुआ है। इससे पहले केरला को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में 3 कैटेगरीज में अवार्ड मिला है। इसी के साथ साथ जो पहला डिस्ट्रिक्ट था इंडिया में जिसने फुल्ली डिजिटल बैंकिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया था वो भी केरला का ही एक डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम है थिसूर। नेक्स्ट हमने बात करनी है एक इम्पॉर्टेंट डे के बारे में, दैट इज वर्ल्ड हिंदी डे। हर साल 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सब जानते हैं हिंदी इंडिया की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसको डेडिकेट करते हुए हम एक दिन सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज 10 जनवरी। और इस बार 2023 में जो ये दिन सेलिब्रेट किया गया है उसके लिए थीम इंपॉर्टेंट है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 2023 के लिए थीम है। अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ नजर डालें तो फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस रखी गई थी ऑन 10 जनवरी 1975 एट नागपुर बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी ने ऑर्गेनाइज कराई थी फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, जिसमें टोटल 30 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया था। अब हमने वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में तो पढ़ लिया, एक और दिन सेलिब्रेट होता है दैट इज नेशनल हिंदी डे। हमें यह भी पता होना चाहिए नेशनल हिंदी डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं ऑन 14 सितंबर। और 14 सितंबर को ही क्यों? क्योंकि 14 सितंबर को हमने
हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया था। और ये बात कैसे पता चलती है हमें? बिकॉज ऑफ आर्टिकल 343 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 343 आर्टिकल में मेंशन है कि हिंदी हमारी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है और देवनागरी है ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया। एज वेल एज हिंदी इज मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमने बात करनी है गोल्डन ग्लोब 2023 अवार्ड्स के बारे में, जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्राउड मोमेंट है, क्योंकि पहली बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसी भी कैटेगरी में एक इंडियन मूवी को मिला है। और इंडियन मूवी जिसका नाम है RRR, उसके एक सॉन्ग दैट इज नाटू नाटू सॉन्ग को इस पर्टिकुलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है इन अ कैटेगरी ऑफ बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया के किसी सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया हो। तो ये इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक और एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। और ये सॉन्ग है फ्रॉम द मूवी RRR। अब यहाँ पर RRR मूवी और इस सॉन्ग से रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जो सॉन्ग है उसके कंपोजर का नाम है MM केरवनी। सिंगर कौन है इस सॉन्ग के? इस सॉन्ग के सिंगर्स हैं काल भैरव एज वेल एज राहुल। डायरेक्टर ऑफ मूवी RRR इनका नाम है SS राजामौली। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जो हमें याद रखने की जरूरत है। 2023 में ग्लोबल गोल्डन अवार्ड का 80th एडिशन सेलिब्रेट किया गया है। फर्स्ट टाइम ये जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे दैट वाज इन ईयर 1944 एंड ये अवार्ड दिया जाता है बाय फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट हमने बात करनी है फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट के बारे में, जिनका नाम है अवनी चतुर्वेदी, जिन्हें सेलेक्ट किया गया है इन वॉर गेम्स। यानी पहली बार ऐसा होगा कि जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं विद फॉरेन कंट्रीज, उसमें एक फीमेल पार्टिसिपेट करने वाली है। अवनी चतुर्वेदी है वो है स्क्वाड्रन कमांडर इन एयरफोर्स, यानी एयरफोर्स से बिलोंग करती हैं अवनी चतुर्वेदी, जिन्होंने एयरफोर्स को ज्वाइन किया था इन ईयर 2016 और अब ये बन गई है फर्स्ट फीमेल टू पार्टिसिपेट इन मिलिट्री एक्सरसाइज विद एनी अदर कंट्री आउटसाइड इंडिया। और ये कौन सी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाली है वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उस एक्सरसाइज का नाम है वीर गार्डियन एक्सरसाइज ऑफ 2023। वीर गार्डियन एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज करवाई जाएगी 12 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक, जिसके लिए जो वेन्यू है यानी ये एक्सरसाइज कहाँ करवाई जाएगी? ये एक्सरसाइज होगी इन जापान, जिसमें हायाकुरी एयर बेस पे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाएगा और अवनी चतुर्वेदी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। वीर गार्डन एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में होती है? तो ये भी होती है इंडिया एंड जापान के बीच में। तो ये जो कुछ पर्टिकुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के बारे में, जिसमें इंडिया ने जो रैंक एक्वायर किया है दैट इज 85th। हेनले पासपोर्ट की तरफ से हर साल एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि कौन सी कंट्री का पासपोर्ट ज़्यादा स्ट्रांग है, और ये डिसाइड किया जाएगा कि एक कंट्री के पासपोर्ट पे आप कितनी कंट्रीज विजिट कर सकते हैं विदाउट एनी स्पेशल अप्रूवल ऑफ वीज़ा। यानी कि इंडिया ने 85th रैंक एक्वायर किया है, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट पे आप 59 डेस्टिनेशंस पे विजिट कर सकते हैं विदाउट एनी सेपरेट वीज़ा अप्रूवल। इसी तरह से इंडिया का जो प्रीवियस रैंक था इस पर्टिकुलर इंडेक्स में वो 83rd नंबर पे था। इस बार ये रैंक थोड़ा सा नीचे आया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में टॉप कौन सी कंट्री ने किया है, तो लगातार 5 सालों से जापान ही इस पर्टिकुलर इंडेक्स को टॉप कर रहा है, और इस बार भी टॉप किसने किया है? जापान ने ही टॉप किया है, क्योंकि जापान पासपोर्ट पे आप 193 कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं। सेकेंड पोजीशन एक्वायर की गई है बाय सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। थर्ड पोजीशन है ऑफ जर्मनी एंड स्पेन, और सबसे लास्ट पोजीशन जो इस पर्टिकुलर रैंक में एक्वायर हुई है वो है ऑन द पासपोर्ट ऑफ कंट्री अफगानिस्तान। उसके बेसिस पे आप 27 कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हर साल रिलीज किया जाता है बाय अ लंदन बेस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी जिसका नाम है हेनले एंड पार्टनर्स, और इसे स्टार्ट किया गया था इन ईयर 2006। नेक्स्ट हमने बात करना है इंडिया के फास्टेस्ट प्लेयर के बारे में,
जिन्होंने रीच कर लिया है टारगेट ऑफ 1500 रन्स इन T20 इंटरनेशनल मैचेस, और उनका नाम है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव वो पर्सनालिटी बन गए हैं जिन्होंने T20 के फॉर्मेट में सबसे पहले 1500 रन का टारगेट पूरा किया है, और इन्होंने ये टारगेट अचीव किया है इन टोटल 45 मैचेस विद 43 इनिंग्स टोटल, जिसमें इन्होंने टोटल 843 बॉल्स को सामना किया और 843 बॉल्स में 1578 रन्स बनाए हैं। और इस पर्टिकुलर माइलस्टोन को अचीव करने के बाद ये बन गए हैं फास्टेस्ट प्लेयर टू अचीव अ टारगेट ऑफ 1500 इन T20 फॉर्मेट। नेक्स्ट हमने बात करनी है नेशनल यूथ फेस्टिवल के बारे में। नेशनल यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया ऑन द डेट 12 जनवरी। 12 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे ऑफ इंडिया, विच इज बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी को हर साल हम युवा यानी यूथ को डेडिकेट करते हैं और इसे सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल यूथ डे। इस बार 12 जनवरी को हमने 26th एडिशन सेलिब्रेट किया है ऑफ नेशनल यूथ फेस्टिवल, विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन हुबली सिटी ऑफ कर्नाटका। और इस फेस्टिवल का थीम क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थीम है इस फेस्टिवल का विकसित युवा विकसित भारत। इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट हमने बात करनी है DPE सर्वे 2021-22 के बारे में, जिस पर्टिकुलर सर्वे में टॉप किया है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। पावर ग्रिड यानी कि एक पर्टिकुलर लिमिटेड कंपनी है जिसने इस पर्टिकुलर सर्वे में टॉप किया है इन अ कैटेगरी ऑफ सर्विस सेक्टर्स। ये जो पर्टिकुलर सर्वे है इसे पब्लिश किया गया बाय पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे ऑफ 2021 and 22, which is organized by Department of Public Enterprises under Ministry of Finance। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर इस पर्टिकुलर सर्वे को हेल्ड किया गया, यानी कि सर्विस सेक्टर में किस पर्टिकुलर कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे सारी की सारी कंपनीज को रैंकिंग प्रोवाइड की गई, जिसमें टॉप किया गया है बाय पावर ग्रिड लिमिटेड। पावर ग्रिड लिमिटेड के बारे में हम बात करें, इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था ऑन 23 अक्टूबर 1989 अंडर कंपनीज एक्ट 1956। नेक्स्ट हमने बात करनी है नासा के न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में, जो कि एक इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के पर्सन है जिनका नाम है AC चरानिया। ये एक एरोस्पेस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है नए टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में इन नासा। इसी के साथ साथ ये सर्व करेंगे एज अ प्रिंसिपल एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन। बिल नेल्सन कौन है? ये है हेड ऑफ नासा। इनके ये प्रिंसिपल एडवाइजर के रूप में वर्क करने वाले हैं ऑन ऑल टेक्नोलॉजी पॉलिसी एज वेल एज प्रोग्राम्स। नासा के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स देखें तो इसे एस्टैब्लिश किया गया था ऑन 29 जुलाई 1958। हेडक्वार्टर्स है इन अमेरिका और हेड के बारे में हमने डिस्कस किया बिल नेल्सन। नेक्स्ट हमने बात करनी है ग्लोबल साउथ समिट के बारे में, जिसे कि ऑर्गेनाइज किया गया है फ्रॉम 12 जनवरी टू 13 जनवरी। 2 दिन का इस पर्टिकुलर समिट में अलग अलग तरीके के सेशंस को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, जिसमें से 2 मिनिस्ट्रियल सेशंस हेल्ड किए गए हैं ऑन 12 एंड 13 जनवरी। वर्चुअल मोड से इन सारे के सारे सेशंस को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें टोटल कितने सेशंस होने वाले हैं? 10 सेशंस होने वाले हैं। इन 10 सेशंस में से 2 सेशंस ऐसे हैं जिन्हें लीड किया जाएगा बाय हेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, और बाकी के जो 8 सेशंस हैं उन्हें हेड किया जाएगा बाय अदर मिनिस्टर्स। यानी इसके जो 2 सेशन हैं उन्हें होस्ट किया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और बाकी के सारे सेशंस को अलग अलग मिनिस्टर्स के द्वारा हेड किया जाएगा। ये जो पर्टिकुलर ग्लोबल साउथ समिट है, इसका थीम क्या है हमारे लिए? दैट इज यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। और इस पर्टिकुलर सेशन में अलग अलग तरीके के टेक्नोलॉजी एज वेल एज उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन किया जाएगा बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमने देखे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स
है एप्टीट्यूड का टॉपिक, दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future.